10 सितंबर 1965 का वह दिन जहां सभी लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, तो वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जारी था, जहां पर इंडियन फाइटर प्लेन पाकिस्तानी आर्मी पर अपनी आर्टिलरी से उस पर गोला दाग रही थी। उसी बीच उन पाकिस्तानी तोपों में से निकली गोला एक इंडियन फाइटर प्लेन को टारगेट करने में सफल हुआ। प्लेन में धमाके के बाद आग लग जाती है और प्लेन क्रैश कर पाती उससे पहले पायलट ने तुरंत अपने सीट की इंजेक्शन बटन को भी दबा देते हैं और पैराशूट के मदद से पाकिस्तान के सरजमीन पर सेफली लैंड कर जाते हैं और ठीक कुछ ही मिनटों में प्लेन पाकिस्तान के अंदर क्रैश कर जाती है। हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले हमें थोड़ा 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 6 सितंबर 1965 की रात। पाकिस्तानी वायुसेना ने C-130 हरक्यूलिस विमान के जरिए पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर हवाई ठिकानों पर हमला करने के लिए 180 पैराशूट से सैनिक उतारती है, लेकिन इनमें से अधिकतर सैनिक को भारतीय सेना ने पकड़ लिया। इनमें से 22 लोग मारे जाते हैं और बाकी पाकिस्तान वापस जाने में सफल हो जाते हैं। उसी दौरान पाकिस्तान के 2 कैनबरा विमान ने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हवाई हमला बोला। वहां तैनात एंटी एयरक्राफ्ट तोपों ने एक विमान को अपना निशाना बना लिया, जो एयरबेस के ठीक बाहर जाके गिरा। उस लड़ाकू विमान के पायलट और नेविगेटर को पकड़कर आदमपुर एयरबेस के ऑफिसर्स मेस में लाया जाता है। जिनेवा समझौते का पालन करते हुए उनके साथ अच्छा सलूक भी किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी ख्वाहिश पर एक पंजाबी ढाबे से तंदूरी चिकन और बटर नान मंगवा कर उन्हें खाने को भी दिया जाता है। अगले दिन इन युद्ध बंदियों को सेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना का लक्ष्य आगे बढ़कर लाहौर पर कब्जा करना था, लेकिन 1950 के दशक में बनाई गई इछोगिल नहर आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। नहर के पीछे से भारतीय सैनिकों पर 1.55 mm की होविजर तोपों से लगातार हमले भी किए जा रहे थे। आखिरकार भारतीय सेना ने इन तोपों को शांत करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया। भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन ने इन तोपों को बंद करने के लिए कई उड़ानें भरी। कई बार ऐसा होता था कि पाकिस्तानी सैनिकों के एंटी एयरक्राफ्ट तोपों के गोले मशीन गन से चलाई गई गोलियां भी इन विमानों में छेद कर देती थी। भारतीय सीमा के अंदर घुसते घुसते उनके इंजन फ्लेम आउट हो जाते थे और भारतीय पायलटों को पैराशूट के जरिए नीचे कूदना पड़ता था। भारतीय वायुसेना के मशहूर पायलट रहे ग्रुप कैप्टन दारा फिरोज चिनाय अपनी किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान अ वार हीरोज क्रॉनिकल में लिखते हैं कि कई बार भारतीय पायलटों को अपने ही सैनिकों के बुरा व्यवहार का सामना करना पड़ता था। कम से कम वायुसेना के एक पायलट के पेट में भारतीय सेना के जवान ने संगीन भोग दी थी और एक पायलट के कंधे में भारतीय सैनिक की ही गोली लग जाती है। यह सब एक गलतफहमी में हुआ था कि वो पाकिस्तान के सैनिक हैं। भारतीय सेना की तरफ से उन्हें पायलटों को उनके अगले मिशन के लिए बताया जाता है। उनको ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना की तोपों को नष्ट करना है, जिनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट तोपों को भी रखा गया है ताकि भारतीय विमान उन पर हमला न कर सके। इस मिशन को नेतृत्व कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर TPS गिल और फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनाय। उनके नंबर दूसरे पर थे। इस अभियान के उपनेता लेफ्टिनेंट रवि कुमार थे और नंबर 3 की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिरगी रत्ना पाखरी को सौंपी गई थी। भारतीय विमानों ने 2 जोड़ों में 4 AC टेक्टिकल फॉर्मेशन में उड़ानें भरी। उन्होंने नीची उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तभी उन्हें हथियारों को ले जाती एक ट्रेन दिखाई दी। इन विमानों ने उन पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। जब ये विमान वापस लौट रहे थे तो उन्हें वो पाकिस्तानी तोपें दिखाई दे गई जिनकी तलाश में वो निकले थे, लेकिन वो उन पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सारे मिसाइल्स ट्रेन पर ही खर्च किए जा चुके थे। वापस लौटकर उन्होंने GLO को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से खाना खाकर भारतीय पायलट दोबारा उस स्थान पर जाएं और वहां हमला करें। फ्लाइंग ऑफिसर चिनाय जब मेस पे खाना खाने पहुंचते हैं तो वहां पर अफसरों की भीड़ लगी हुई थी और खाना परोसने वालों लोगों को सबको खाना खिलाने में भी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। चिनाय ने सुबह के मिशन में जाने से पहले कुछ भी खाना नहीं खाया था। उनको बहुत प्यास भी लग रही थी। पूरे मिशन के दौरान उनका बहुत पसीना भी निकल चुका था, इसलिए उनके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई थी। उन्होंने वेटर से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना व्यस्त था कि उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो क्रू रूम में चले गए, जहां पर अकेले एक अफसर पहले से ही फिलिप राजकुमार बैठे हुए थे।
उन्होंने चिनाई से कहा कि तुम कुछ पानी पी लो, पता नहीं कब तुम्हें पानी नसीब हो। चिनाई ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और कमरे से बाहर निकल आए। जब वो बेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने विमानों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और वो भी अपने मिस्टियर विमान की तरफ बढ़ गए। चारों विमान टेक ऑफ करके उसी इलाके में पहुंच गए जहां उन्हें पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, पाकिस्तानी की एंटी एयरक्राफ्ट तोपें गरजने लगी। तेजा गिल ने रेडियो पर कहा, पुलिंग अप टारगेट लेफ्ट 10 o'clock। 2 सेकंड बाद चिनाई ने ऊपर जाकर रेडियो से मैसेज दिया, नंबर 2 कांटेक्ट टारगेट 9 o'clock रोलिंग इन। उसी समय चिनाई को अपनी सीट के नीचे एक जोरदार धक्का लगने के जैसा महसूस हुआ। दारा फिरोज चिनाई लिखते हैं कि ये धक्का ऐसा था मानो किसी खच्चर ने जोर की लात मारी हो। उसी क्षण मेरा इंजन बिल्कुल ही तरीके से फेल हो गया और इंजन फायर अलार्म लाइट जल गई। मेरी जहाज की स्पीड तेजी से 0 पर जाने लगी। मेरे कॉकपिट में धुआं भर गया और मुझे अपने पीछे आग की गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने मैसेज भेजा, आई एम हीट इंजन फ्लेम आउट। सेकेंडों में धुआं और गर्मी इतनी बढ़ गई कि उन्हें न तो विमान का इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाई दे रहा था और न ही बाहर का कुछ नज़ारा। जब थोड़ा धुआं हटा तो उन्होंने देखा कि इंजन डेड हो चुका था और धुआं और आग की लपटें पीछे से फिर से कॉकपिट में घुसना शुरू हो गई थी। चिनाई के विमान में 2x68 mm के रॉकेट्स पॉड्स रखे हुए थे और उनका फ्यूल टैंक 3/4 भरा हुआ था। ऐसे में उनका विमान 2000 फीट से नीचे गिरता भी जा रहा था, तो उनकी जो बिना समय गवाए जान को ले सकती थी। बिना 1 सेकेंड गवाए दारा चिनाई ने इंजेक्शन का बटन दबा दिया और पैराशूट के मदद से पाकिस्तान के सरजमीन पर सेफली लैंड कर जाते हैं। चिनाई लिखते हैं, जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में एंटी एयरक्राफ्ट तोपों के गोले भी मेरी बगल से गुजर रहे थे। कई गोलियां मेरे पैराशूट को चीरते हुए निकल गईं। तब मुझे लगा कि वो मुझे टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। दारा चिनाई अपने बुक में लिखते हैं कि सौभाग्य से मैं गन्ने की खेत में गिरा। गन्ने की कटाई नहीं हुई थी, इसीलिए मुझे छिपने का मौका भी मिल गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मुझे पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें और गालियां और ऑटोमेटिक हथियार से चलाई गई गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दारा चिनाई को ये बचने का बहुत ही अच्छा मौका था, क्योंकि गन्ने के पौधे चिनाई से काफ़ी बड़े थे। चिनाई बिना देरी किए गन्ने के खेत में दौड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि पाकिस्तानी आर्मी उम्मीद करेंगे कि वो भारतीय बॉर्डर की तरफ ईस्ट की डायरेक्शन में दौड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने उलट वेस्ट की तरफ दौड़ना शुरू किया। उनका पीछा कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज़ें आना भी बंद हो जाती हैं। दारा फिरोज चिनाई लिखते हैं कि मैं फिर भी खेतों के बीच दौड़ता रहा और बड़े खेतों में गन्ने की आड़ में अपने आप को छिपाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दौड़ने की दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कर दी। 2 घंटे तक तेज गति से दौड़ते रहे और अपनी उखड़ी सांसों पर काबू करने की कोशिश करने लगे। चिनाई याद करते हैं कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जरा भी न हिलूं। मुझे पता था कि अगर पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्त में आ गया तो मेरे साथ कितना खराब सलूक किया जाएगा। मैं दुआ करने लगा कि जल्दी से अंधेरा हो जाए, लेकिन दिन और रात इंसानों के हाथ में नहीं होता है। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैंने एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना नक्शा, रडार, ऑथेंटिकेशन सीट और वो सभी चीज़ें छिपा दी जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी को थोड़ी भी मदद मिल सकती थी। मैंने अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया। मेरा जी सूट पूरी तरह से मेरे पसीने से भीगा हुआ था और कीचड़ से सने होने के कारण मैं काला दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद चिनाई ने ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तब तक रात गहरा हो चुकी थी। चिनाई ने उसी घास और गन्ने के खेतों में गुजरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वो जानबूझकर गांवों और लोगों से बचकर निकले, क्योंकि अगर उन्हें किसी एक शख्स या कुत्ते ने देख लिया होता तो उन्होंने शोर मचा दिया होता। चिनाई ने महसूस किया कि वह सुबह एक चाय का प्याला पीकर निकले थे और उन्होंने पिछले 20 घंटे से पानी के एक बूंद भी नहीं पी थी। उनको भयानक प्यास लगी हुई थी और थकान से उनकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। गर्मी, घबराहट और लगातार दौड़ते रहने से वो बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो चले थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर वो थकान की वजह से बेहोश हो गए और पाकिस्तानी के हाथ पड़ गए तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए।
उन्होंने पहले कमर तक पानी वाली एक नहर पार की और फिर तेज बहाव वाली इछोगिल नहर पार की। चिनाय लिखते हैं कि जैसे ही मैं अमृतसर बटाला रोड पर आया, मुझे लगा कि मैंने भारत पाकिस्तान की सीमा पार कर ली है। तभी मुझे एक गांव के बाहर एक कुआं दिखाई दिया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैंने कुएं से एक बाल्टी पानी खींचा। पानी पीने के बाद मैंने बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लिया। प्यास बुझने के बाद मेरा आत्मविश्वास और लौट आया और मैं अमृतसर बटाला रोड के साथ साथ साउथ की तरफ चलने लगा। ये जानबूझकर कि मुख्य सड़क से बचते हुए चल रहे थे। तब तक भोर हो चुकी थी। तभी उन्हें तमिल बोलती हुई कुछ आवाजें भी सुनाई दी। ये लिखते हैं कि मुझे मालूम था कि किस तरह हमारे सैनिकों ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय मायादेव और वो फाटक को संगीने भोंकी थी। इसीलिए मैं बोलजी से जोर से चिल्लाया, कौन है? वहाँ मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़े। कीचड़ से सराबोर गंदा जी सूट पहने हुए मुझे देखकर वो भौचक से रह गए, लेकिन उनमें से एक ने तुरंत मेरे ऊपर राइफल तानकर कहा, हैंड्स अप। मैंने घुटने के बल बैठकर अपने हाथ को ऊपर कर दिए। भारतीय सैनिकों ने दारा फिरो चिनाय से सवाल करना शुरू कर दिए। उनको इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि वो भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। चिनाय ने उनसे कहा कि वो अपने ऑफिसर को बुलाएं। जल्दी ही एक सूबेदार मेजर जीप चलाता हुआ वहां पहुंच जाता है। उसने भी चिनाय की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने चिनाय से कहा कि वो जीप की पिछली सीट पर भी बैठ जाए। चिनाय लिखते हैं कि जैसे ही मैं जीप पर बैठा, मुझे कवर कर रहा एक भारतीय सैनिक भी जीप पर चढ़ा। गलती से उसकी उंगली उसके राइफल के ट्रिगर पर पड़ गई। उसके राइफल से गोली निकली और मेरे सिर के करीब 1 इंच की दूरी से निकल जाती है। जितनी तेज गोली की आवाज थी, उससे तेज सूबेदार मेजर के उस थप्पड़ की आवाज थी जो उसने उस सैनिक के गाल पर मारा था। उन्हें एक कैप्टन के पास ले जाया गया। उसने उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा। चिनाय ने कहा कि जब वे किसी मिशन पर जाते हैं तो वो अपने साथ कोई आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं लेकर जाते हैं। कैप्टन ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट दारा फिरो चिनाय की यूनिट की लोकेशन और उसके कमांडर के बारे में भी सवाल पूछे। चिनाय ने उन्हें बताया कि ग्रुप कैप्टन जैक लायड उनके स्टेशन कमांडर हैं। चिनाय अपने बुक में लिखते हैं कि तभी कैप्टन ने पूछा, क्या आप किसी कहाई को भी जानते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। उसका अगला सवाल था, क्या वो मोटे और मोने सिख हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो दुबले पतले दाढ़ी वाले सिख हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं कैप्टन कहाई हूँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई का चचेरा भाई। उसके बाद उसने मुझे नाश्ता कराया और कॉफी भी पिलाई। दारा चिनाय को वह हर सुविधा दी गई जो उन्हें इंडियन आर्मी में पहले ही मिल रही थी। कैप्टन कहाई ने उन्हें एक जीप में बैठाकर एयरफोर्स सेंटर अमृतसर की तरफ रवाना किया गया। चिनाय इतने थके हुए थे कि जीप चलते ही वो गहरी नींद में चले जाते हैं। उनकी आंख तब खुली जब जीप एयरफोर्स सेंटर के गेट में घुस रही थी। तभी अचानक पाकिस्तान के 4 सेबर जेटों ने एयरफोर्स सेंटर की रडार यूनिट पर हमला बोल दिया। इतनी मुश्किलों से बच निकलने के बाद चिनाय का हमले में मरने का कोई इरादा भी नहीं था। उन्होंने दौड़कर हमलों से बचने के लिए एक बंकर में शरण ली। अमृतसर के स्टेशन कमांडर ने उन्हें अपनी जीप से आदमपुर वायुसेना ठिकाने पर ड्रॉप करवाया। जब चिनाय ऑफिसर्स मेस में घुसे तो उनके साथियों का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें फिर से उड़ान भरने के लिए सूटेबल करार कर दिया गया। 23 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच को युद्ध को समाप्त कर दिया गया। उस समय चिनाय के भारत वापस आने की खबर को छिपाया रखा गया। युद्ध समाप्त होने के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने फ्लाइट ऑफिसर दारा फिरोज चिनाय को पाकिस्तान से बचकर सुरक्षित भारत आने के लिए विशिष्ट सेवा में मॉडल से सम्मानित किया। चिनाय के बाद में भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होकर रिटायर हुए। इस समय वो बेंगलुरु में अपनी पत्नी मार्गेट के साथ रहते हैं। तो ऐसी ही मिस्ट्री भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो द्वारिका की भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।